रानी ने राजा का हाथ हल्के से दबाया। राजा अपने गुस्से को कम करते हुए कहा, राजकुमारी अरुंधति की सुरक्षा ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि इस प्रतियोगिता में उनके सिवा किसी ने भी भाग नहीं लिया। साजिश करने वाला कहीं ना कहीं तो वह चाहता है कि इस राज्य का मान सम्मान को ठेस पहुंचे। समझ में आया आपको राजकुमार राज? राजा ने अपनी आवाज धीमी लेकिन कठोर शब्दों में राज को चेतावनी देते हुए कहा। जी पिताजी। राज वैसे ही सर झुकाए अपने पिता की आज्ञा मानते हुए कहने लगा, राजकुमार राज अब आप यहाँ से जा सकते हैं। राजा ने गुस्से में उन चारों को कहा। चारों उठकर राजा के कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता को इतने क्रोधित कभी नहीं देखा था। राज और वह तीनों कमरे से निकलते हुए अपनी जगह पर रुक गए। अजय विजय राज ने अपने छोटे भाइयों को आवाज दी। जी बड़े भाई। वे दोनों जल्दी से आकर राज को सामने खड़े हो गए। अरुंधति और अन्य राज्य के उम्मीदवारों की गुप्त रूप से सुरक्षा कड़ी कर दो। ध्यान रहे जब तक कि यह प्रतियोगिता न खत्म हो उन्हें किसी भी प्रकार की हानि न होने पाए। और साथ में पता लगाओ कि यह षड्यंत्र करने वाला कौन है जिन्होंने अपराधियों की जगह पर उम्मीदवारों के परिजन में बंधे हुए थे। जी भाई। ये कहते हुए वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। आदित्य ने राज के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ राजकुमार। राज कुछ नहीं बोला, बस एक शून्य भाव से सामने की तरफ देखने लगा। रात का समय था। अरुंधति स्नान कर वापस आई। माया उनके बस्तर पहनाने लगी। एशियन टाइम के बस्तर पहनना भी एक मुसीबत थी। कई परतों का एक वस्त्र होता था। माया उसे वस्त्र पहनाने में सहायता कर रही थी। तभी एक दासी कमरे में आते हुए अरुंधति को प्रणाम करती है। अरुंधति ने उसकी तरफ देखा। दासी की आंखों में अपने लिए सम्मान दिखा तो जो पहले महल में काम करने वाली दासियों के नेत्रों में अरुंधति के लिए बिल्कुल भी नहीं था। अरुंधति ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, कहो क्या कहना है? राजकुमारी अरुंधति, आपको इसी वक्त रानी रूपमती भोजन के कक्ष में बुलाया है। आपका भोजन पर सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया करके आप हमारे साथ भोजन कक्ष की तरफ चलें। दासी ने बड़े सम्मान से अरुंधति को अपने साथ आने की वजह बताई। अरुंधति बहुत ही थकी हुई थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि कहीं भी जाने का, क्योंकि रानी का हुक्म था तो वह टाल भी नहीं सकती थी। इधर माया ने उसको कपड़े पहना कर तैयार कर दिया था। उसके गीले बालों को सुखाए खुला ही छोड़ दिया था। उसके लंबे काले बाल कमर से नीचे लटकने वाले काले बादल की तरह दिख रहे थे। अरुंधति ने दासी आगे चलने को कहा। दासी चलने लगी और अरुंधति उसके पीछे जल्दी भोजनालय के कक्ष में पहुंच गई। उसने देखा राजा रानी एक साथ बैठे हुए थे। वहीं पर राजकुमार आदित्य सुलोचना के साथ अजय विजय एक साथ और राजकुमारी नयन और राजकुमारी राज एक साथ बैठे हुए थे। सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अरुंधति का बिल्कुल भी दिल नहीं था कि किसी को इस वक्त देखने का। वह सोना चाहती थी। राजकुमारी अरुंधति, आप ही वहाँ क्यों खड़ी है? रानी ने उसे वहाँ खड़ा देखा तो अपने पास बुलाया। अरुंधति ने धीमे कदमों से रानी रूपमती के पास जाने लगी। आपने हमें बुलाया है? अरुंधति ने सम्मान से रानी रूपमती को प्रणाम करते हुए कहा। हाँ, हम चाहते हैं कि रात्रि का भोजन आप हमारे साथ करें। रानी रूपमती ने उसे अरुंधति के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा। अरुंधति ने कुछ नहीं कहा और सहमति में गर्दन हिला दिया। राजा अरुंधति को देखकर प्रसन्नता और गर्व से देख रहे थे। हम चाहते हैं कि आप रोज रात्रि भोजन राजकुमार राज के पास बैठकर करें, रानी रूपमती ने कहा। रानी रूपमती की बात सुनकर कई लोग चौंक गए। अरुंधति हैरान होते हुए एक बार राजकुमार राज की तरफ देखा, जो उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसी को देख रहे थे। वही राजकुमारी नयन में बेचैनी हो रही थी। वह नफरत और गुस्से से अरुंधति को घूरने लगी। वही राजकुमार आदित्य भी बेचैन उठा। इस तरह तो राजकुमारी अरुंधति राजकुमार राज एक दूसरे के पास आ जाएंगे। राजकुमारी सुलोचना और अजय विजय राज समेत सभी इस बात से बड़े ही प्रसन्न दिख रहे थे। राजकुमारी अरुंधति ने राजकुमार राज को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था कि वह क्या सोच रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। इस बात से वह खुश थी या दुखी, इसको राजकुमार ने अरुंधति को अपनी तरफ देखते पाया तो वह उसे गौर से देखने लगा। अरुंधति के अंदर की नैना सोचने लगी, इसके चेहरे से देखने से तो पता चल रहा है कि उसको मेरे साथ भोजन करने में बुरा लग रहा है। क्यों रानी बेवजह हम पर मुसीबत में डाल रही है? उसकी सड़ी हुई शक्ल तो मुझे देखने का मन भी नहीं करता। वह अपनी सोच में गुम थी। उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि राजकुमार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट की रेखा और एक खुशी की चमक उसके चेहरे पर थी। तभी उसका ध्यान रानी रूपमती की आवाज़ पर उठा। राजकुमारी नयन, कृपया करके आप दूसरी तरफ जाकर बैठ जाएं। यहाँ पर राजकुमारी अरुंधति बैठेंगी। राजकुमारी ने नफरत और गुस्से में बल खा कर रह गई। उसने नफरत से राजकुमारी अरुंधति को देखा। अरुंधति ने भी उसे कुटिल मुस्कान भरी दे दी। क्या सोच रही हैं राजकुमारी? आप अपना स्थान ग्रहण करें। रानी रूपमती ने अरुंधति को अपनी सोच में डूबा हुआ देखा तो उनसे कहने लगी।
राजकुमारी ने हाथ जोड़ लिए। क्या मैं आपसे एक विनती करूं? हाँ जरूर, राजा ने राजकुमारी अरुंधति से कहा। रानी माँ, क्या मैं आज आपके साथ बैठकर भोजन कर सकती हूँ? राजकुमारी ने नरम शब्दों में सीधे सीधे राजकुमार के साथ भोजन करने से मना कर दिया। राजकुमार गुस्से से तिलमिला उठा। वही राजकुमार आदित्य की तो मुस्कुराहट चेहरे से ही दिखाई दे रही थी। वही राजा के सामने अपने गुस्से को अपने वश में किया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसको अरुंधति की बात का कितना बुरा लगा। हाँ बिल्कुल, आप मेरे पास बैठ सकती हैं, रानी रूपवती ने कहा। एक दास जाकर वहाँ उसके लिए कुर्सी लगा दिया। आप सब भोजन शुरू करें। लेकिन कुछ लोगों के आज भोजन हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। सब अपनी अपनी सोच में गुम थे। रानी रूपवती उसकी थाल के अंदर हर व्यंजन डालती जा रही थी। रानी माँ, मैं इतना नहीं खा सकती। अरुंधति अपना थाल को भरते हुए देखकर जल्दी से रानी को रोकते हुए कहा, कल आपका तलवारबाजी की प्रतियोगिता है। आपको शक्ति चाहिए, इसलिए आपको ज़्यादा खाना चाहिए। रानी रूपवती ने उससे प्यार से कहा। अरुंधति कुछ नहीं बोल पाई। वह भोजन करने लगी, लेकिन भोजन करते हुए उसको एहसास हो रहा था कि किसी की गुस्से भरी नज़रें उसे घूर रही हैं। राजकुमारी ने धीरे से अपनी आंखों के ऊपर करके देखा तो राजकुमार राज अपना भोजन ग्रहण न करके उसको घूर रहे थे। अरुंधति से ज़्यादा खाया नहीं गया। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसको इस तरह खड़ा होता देखकर रानी हैरानी से उसको देखने लगी। क्या हुआ? आपने कुछ खाया नहीं, आप ऐसे क्यों खड़ी हो गई? रानी माँ, मेरा पेट भर गया, मुझे विश्राम की ज़रूरत है। क्या मैं जाऊँ? अरुंधति ने रानी से जाने की आज्ञा मांग ली। लेकिन रानी कुछ कहने लगी, तभी राजा ने उसको रानी को रोकते हुए कहा, ठीक है राजकुमारी अरुंधति, आप जाइए, आपको विश्राम की ज़रूरत है। कल की प्रतियोगिता बहुत ही मुश्किल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तीरंदाजी की तरह इसमें भी आप विजय हों। जी महाराज, जाने की आज्ञा दे। राजकुमारी ने जल्दी से उन्हें प्रणाम करके तेजी से अपने कमरे से निकल गई और तेजी से कदमों से अपने निवास स्थान की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसको एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने अपनी कमर में बनी हुई कतार को अपने हाथों में मजबूत कर लिया। वो और तेजी से चलने लगी। एशियन टाइम का ज़माना था तो मशाल से भी बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी। वह तेज़ी से अपने निवास स्थान में बढ़ गई और उस अपने पीछे आने वाले की आहट भी लगातार उसे सुनाई दे रही थी। तभी उसके कंधे पर हाथ आया और अरुंधति ने कतार निकालकर उस शख्स पर हमला कर दिया। आने वाले व्यक्ति ने कटर वाले हाथ को रोक दिया और उसकी कमर पकड़कर अपने से चिपका लिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरुंधति हैरान होते हुए राज को देख रही थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। या गुस्से से उसके चेहरे और आंखें लाल हो रही थी। राजकुमार अरुंधति को लेकर एक अंधेरे कोने में चला गया। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, अरुंधति ने जल्दी से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। राजकुमार राज कुछ न बोलकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। अरुंधति की आंखें खुली की खुली रह गई। वैल की रोशनी में राज को उसके होठों को चूमते हुए देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था। वह चाहकर भी अपने आप को राजकुमार राज से खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। शायद ये अरुंधति के दिल की वजह से था। बेशक उसकी आत्मा तो नैना की थी और नैना के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था किसी इंसान को एक बार में ज़मीन पर पटकने का लिए, लेकिन शरीर तो अरुंधति का था। उसके दिल की भावनाएं अरुंधति की थी, जो उसको राजकुमार राज से अलग होने के लिए मना कर रही थी। राजकुमार राज की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। वो बेताबी से उसके होठों को काट रहा था। अरुंधति ने किसी एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर एकदम से उसे होश आया। उसने कहा, यह मुझे किस कर रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। यह अरुंधति के दिल की वजह से है। तुम्हें यही मिला था अरुंधति प्रेम करने के लिए। उसने पहली पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी रखे हुए है, जिसकी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। ये सोचते हुए अरुंधति ने दोनों हाथों से ताकत लगाकर राज को पीछे किया। राज ने अपने होठों को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा। अरुंधति को हल्की सी रोशनी में देखने लगा। एक बार फिर दोनों हाथ उसकी कमर पर पकड़कर अपने शरीर से चिमका लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा अपमान करने की? ओ, तो आपको मेरी बात से आहत लगा, इसलिए ये हरकत की है। अरुंधति दोनों हाथों से राज को तेज धक्का दिया। राजकुमारी राज पीछे की दीवार से जा लगा। राजकुमार राज का गुस्सा अब शांत हो गया था। वह अरुंधति को देख रहा था। इससे अरुंधति बेखबर राजकुमार राज को कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको बुरा किस बात का लग रहा है। मैंने आपको खुद भी मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते हैं और आप मेरे साथ भोजन कैसे कर सकते हैं? मैंने तो आपको आसानी के लिए ही कहा था और मैं खुद भी आपके साथ भोजन नहीं करना चाहती। राजकुमारी अरुंधति दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहने लगी, और दूसरी बात, आइंदा में से मेरे नज़दीक आने की हिम्मत ना करना, वरना इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया, अगली बार आपके होठ सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये कहकर अरुंधति वहाँ से जाने लगी। राजकुमार राज तेजी से अपना हाथ पकड़कर एक बार फिर उसको अपने सामने लगा दिया। बताइए क्या करेंगी आप मेरे साथ?
तो अरुंधति के अंदर की नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि इस सनकी राजकुमार को कैसे हैंडल करे। वह कुछ भी उसके साथ नहीं कर सकती थी जब तक हर्ष के पिता का पता नहीं लग जाता। अरुंधति के दामन से लगे हुए दाग को साफ नहीं कर लेती। अरुंधति ने अपने चेहरे से अपना हाथ हटाते हुए कहा, आपको जान से मार देंगे तो ठीक है, मार दो। ये कहते हुए अरुंधति को सर के पीछे पकड़ लिया और कहने लगे, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या एक समय था कि मैं इसके पास भी जाना नहीं चाहता था, अब मैं इससे दूर नहीं जाना चाहता। राजकुमारी अरुंधति ने उसको धक्का दिया और तेजी से वहां से जाने लगी। राजकुमार उसको जाते हुए मुस्कुराकर तेज आवाज में कहा, प्रतियोगिता के समाप्त होने के बाद भोजन हम साथ में ही करेंगे। अरुंधति भागते हुए एक बार रुकी और पीछे मुड़कर राजकुमार राज को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अरुंधति के अंदर की नैना गुस्से से में अपनी जबान उसको दिखाई और नीचे की तरफ अंगूठा करके दिखाई और वहां से भागते हुए अपने निवास स्थान पर चली गई। राज जोर जोर से हंस पड़ा। आधी रात को माहौल में एक कोने में 3-4 व्यक्ति ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। जिसका वह इंतजार कर रहे थे वह व्यक्ति काले कपड़े में लिपटा हुआ अपने चेहरे को चादर से छुपाए हुए उन लोगों के पास आया। तुम लोगों के समझ में आ गया कल क्या करना है। याद रखना, अगर असफल हुए तो तुम्हारी मौत निश्चित है और पकड़ लिए गए तो मौत को गले लगाना, मेरा नाम नहीं लेना वरना तुम्हारे परिवार। यह कहता हुआ उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने उसकी पूरी बात को समझ लिया और गर्दन हिलाई के दूसरी तरफ चले गए। वहीं पर आने वाला व्यक्ति इधर उधर देखते हुए तेजी से महल के दूसरे हिस्से की तरफ चला गया। आज भी मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ से शोरगुल सुनाई दे रहा था। सब बहुत उत्साहित नजर आ रहा था। सब एक दूसरे को धक्का देकर अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे रहे थे, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। वही सभी राजा और राजकुमार रानी समेत अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे। मैदान में उम्मीदवार एक तरफ खड़े थे। अरुंधति चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रही थी। उसने अपने भाइयों को वहां खड़ा देखा तो वो अपने हाथ हिलाने लगे। उसके भाइयों ने भी बदले में हाथ हवा में हिला दिया। राजकुमार राज ये देखकर मुस्कुराने लगे। अरुंधति चारों तरफ हाथ हिलाते हुए उसकी नज़र राजकुमारों को बैठने की जगह पर गई जहां पर राजकुमार राज खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। राजकुमार राज अरुंधति को देखकर अपने होठों को अंगूठे से सहलाया और अरुंधति को कुछ इशारा किया। अरुंधति ने उसको देखकर बुरा सा मुंह बनाया। अरुंधति ने अपनी गर्दन पर अंगूठे से गला काटने का इशारा किया और सामने की तरफ देखने लगी। राज की नज़र टेढ़ी हो गई। लग रहा था कि रात का सबक सीखा नहीं है। आपको तो अच्छे से सबक सिखाने की ज़रूरत है ताकि आगे से आप आइंदा से आप हमें इस तरह से मुंह बनाकर न देखें। ये कहकर राजकुमार राज मुस्कुराने लगे। वही राजकुमार आदित्य राजकुमार राज के चेहरे के बदलते हुए भाव को देख रहा था। आप सब शांत हो जाइए, आज की तलवारबाजी प्रतियोगिता शुरू की जाती है। महामंत्री की जोरदार आवाज़ मैदान में गूंज उठी। उसकी आवाज़ से पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन था। आज उम्मीदवारों के बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी। इसके लेवल 2 भाग होंगे। पहला भाग सभी उम्मीदवार एक साथ आपस में युद्ध करेंगे। जो अंत में बचेगा वही दूसरे पड़ाव में जाएगा, लेकिन यह बहुत आसान नहीं होगा। आप सभी उधर की तरफ देखें। महामंत्री ने एक तरफ इशारा करते हुए उन लोगों से कहा। सभी लोग महामंत्री के हाथ के इशारे की तरफ देखने लगे जहाँ पर सिपाहियों के कुछ बस्तर पकड़े रखे थे, जिनमें से पीतल की बड़ी बड़ी पट्टियाँ लगी हुई थी, जिन्हें 2-2 सिपाही मिलाकर एक बस्तर पकड़े खड़े थे। वह बस्तर देखने में बहुत ही भारी लग रहे थे। आप सब ने देख लिया होगा, सभी उम्मीदवारों को पहले पड़ाव में यही बस्तर पहन के आपसे तलवारबाजी करनी है और शर्त यही होगी कि बस्तर का कोई भी हिस्सा अगर दूसरे उम्मीदवार की तलवार से छुआ तो वह प्रतियोगिता से बाहर माना जाएगा। महामंत्री ये कहते हुए उम्मीदवारों की तरफ देखने लगे। उम्मीदवार ये देखकर हैरान रह गई। यह बस्तर बहुत ही भारी था, इसको पहन के चलना भी आसान नहीं था, तो तलवारबाजी कैसे की जाए। फिर इस बस्तर का कोई भी ना कोई हिस्सा तो जरूर दूसरे द्वारा छू ही लिया जाएगा। यह बहुत ही कठिन था। उदयपुर के उम्मीदवार ने उन सब से कहा। सब ने हाँ में सिर हिलाने लगे। वही अरुंधति उन बस्तर को देख रही है तो बिल्कुल उसको अपने पहले जीवन की तरह ही दिख रहा था। जब वह 11 साल की थी तब उसके कमांडर ने उसको चारों तरफ शरीर पर मीट के बड़े बड़े से पीस बांध दिए थे और खूंखार कुत्तों को छोड़ दिया था, और साथ में शर्त यह थी कि उन कुत्तों से बचने के लिए उन कुत्तों के मुंह में बिना मीट का एक पीस रखे हुए उन्हें घने जंगल पार करना है। इस ट्रेनिंग के बाद वह कितनी बार घायल हुई, कितनी बार मौत के मुंह से वापस आई। उसके असफल होने के बाद कमांडर उसकी सज़ा डबल कर देते थे। शायद आज इसकी यह ट्रेनिंग यहाँ काम आ जाएगी। अरुंधति यह सब अपने मन में सोच ही रही थी। आप लोग अपना वस्त्र पहन लीजिए। महामंत्री की आवाज़ एक बार फिर मैदान में गूंज उठी।
यह ट्रेनिंग यहाँ काम आ जाएगी। अरुंधति यह सब सोचते हुए अपने मन में कह रही थी। आप लोग अपना बस्तर पहन लीजिए। महामंत्री की आवाज़ एक बार फिर मैदान में गूंज उठी। सभी उम्मीदवारों ने अपने बस्तरों को पहन लिया। यह वाकई बहुत ही भारी था। इसमें तलवारबाजी करना तो दूर की बात है, इसमें अगर कोई इंसान ठीक से चल भी ले तो बहुत ही आसान बात है। अरुंधति तलवारबाजी को आसान समझ रही थी, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। सभी उम्मीदवार मैदान में अपनी तलवार लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। प्रतियोगिता शुरू की जाए। महामंत्री प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की। सभी उम्मीदवार एक दूसरे पर हमला करने लगे। उन सबको तलवारबाजी करने में बहुत ही मुश्किल आ रही थी। कुछ ही मिनट के कुछ राज्यों के उम्मीदवार थोड़ी देर में जमीन पर गिरे नजर आ रहे थे। उनको इस तरह गिरे देखकर सभी लोग हंस रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों ने उनके बस्तर को अपनी तलवारों से छू लिया। वह प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अब मैदान में सिर्फ कुछ ही राज्यों के उम्मीदवार थे। सबकी नजरें अरुंधति पर जमी हुई थी। तभी सभी राज्य के उम्मीदवारों ने एक दूसरे को इशारा किया और उन्होंने राजकुमारी अरुंधति को चारों तरफ से घेर लिया। उन उम्मीदवारों के दिमाग में था कि सबसे पहले अरुंधति को इस प्रतियोगिता से बाहर करना। अरुंधति ने पहले अपने आप को चारों तरफ से घिरा देखा। उन सब ने एक साथ अरुंधति पर हमला किया। अरुंधति के बस्तर को अपने तलवार से छूने की कोशिश की। अरुंधति अपने स्थान से घूम गई और तेजी से उनके बीच में खाली जगह से निकलकर उम्मीदवारों के पीछे पहुंची और भारी बस्तर को पहने हुए तेजी से सभी उम्मीदवारों को अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए उन सभी के बस्तरों को अपनी तलवार से छू लिया। यह इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया। यह हुआ क्या उम्मीदवार जो तलवार लिए हुए अरुंधति के बस्तर को छूने की कोशिश कर रहे थे, वे सब एक साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। सारे राजकुमार और राजा भी अपने स्थान से खड़े होकर ताली बजाने लगे। यहाँ तक कि अन्य राज्य के राजकुमार और राजा अरुंधति की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान से खड़े होकर ताली बजाने लगे। वे लोग राजकुमारी अरुंधति से प्रभावित हुए थे। जागीरपुर का राजा अपने स्थान से करबट बदलते हुए सबको देखी वह भी मजबूरन उठकर अपने स्थान से ताली बजाने लगा। वही अरुंधति मैदान से सीधे होकर लेट गई। वह बहुत थक गई थी। वही मैदान में कितनी देर तक तालियों की गूंजती हुई। उन सब के लिए यह इस बार की प्रतियोगिता बहुत ही खास थी। उन सब ने अपने जीवन में पहली बार किसी औरत को इस तरह किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखा था। इन सब में सबसे ज़्यादा उसके भाई और पिता की ताली गूंज रही थी, जो बड़े ही फक्र से अपने बहादुर पुत्र को देख रहे थे। तभी महामंत्री की आवाज़ मैदान में गूंज उठी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर शांत होकर बैठ गए। इस प्रतियोगिता में जौनपुर की राजकुमारी अरुंधति विजय हुई। राजकुमारी अरुंधति दूसरे पड़ाव में पहुंचती है और बाकी राज्य के उम्मीदवार इस पहले पड़ाव में पराजित माने जाते हैं। कुछ ही समय के बाद इस प्रतियोगिता का दूसरा पड़ाव शुरू किया जाएगा। इतना कहकर महामंत्री अपने स्थान पर बैठ गए।